नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। साथ में हमारे मर्चेंडाइज़ स्टोर आप वहाँ पर अवश्य जाएँ, जहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे की थीम पर पूरी क्लोथिंग लाइन्स हैं, विंटर और समर क्लोथिंग और साथ में आपको वहाँ पर सोवेनिर्स भी मिल जाएँगी इसी थीम पर। बात करते हैं पार्लियामेंट सेशन की, जो कि आज से आरंभ हो गया और आरंभ होते ही जैसा कि अनुमान किया जा रहा था और वहाँ पे हंगामा हुआ और उसके बाद एडजर्न हो गया। इसी तरह से लगता है कि आज का दिन तो इसी तरह से जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि कई सारे यहाँ पर लिस्ट हुए हैं। जो बिज़नेस की लिस्ट आई है, उसमें बहुत सारे जो लिस्ट हुए हैं विधेयक, वो लिस्ट मेरे पास है। उसमें कोई विशेष एक दी भारतीय वायुयान विधेयक करके एक ज़रूर है, लेकिन वो जो पुराना जो एयर एक्ट है उसको अ, उसको जो है वो एयरक्राफ्ट एक्ट उसको रिप्लेस करेगा। कोई नई बात उसमें विशेष आएगी, लेकिन हाँ ठीक है, उसको रिप्लेस करेगा। बाकी छोटे-छोटे बिल्स हैं, कमर्शियल बिल्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण उसमें एक ही है और वो है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। कुल 16 विधेयकों की लिस्ट है और एक सप्लीमेंट्रीज़ के लिए जो फाइनेंशियल बिज़नेस होती है, जो सप्लीमेंट्रीज़ लिस्ट की जाती हैं, वो है। और निश्चित रूप से जो सारी समस्या है, वो भी विपक्ष को वक्फ अमेंडमेंट बिल से ही है। कल आपने संभल का दंगा देखा होगा, तो वो जो संभल का दंगा है, उसके पीछे एक तो तात्कालिक कारण है। ये बगल की जो कुंदरकी सीट है, जो संभल लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहाँ से ज़ियाउर रहमान बर्क़, जो कि शफ़ीक़ुर रहमान बर्क़ जो पुराने नेता हुआ करते थे, तुर्क नेता, उनके पोते हैं। वहाँ से वो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और कुंदरकी उन्हीं के क्षेत्र में आता है और कुंदरकी में पूरा एक तुर्क वर्सेस पठान हो गया और तुर्क वर्सेस पठान हो जाने के कारण ज़ियाउर रहमान बर्क़ के लिए बड़ी समस्या हो गई, इसलिए उन्होंने कुछ करना था। सर्वे वाला जो कार्यक्रम चल रहा था, जो कि कोर्ट के आदेश से चल रहा था, वो उसका बहाना मिल गया, तो उन्होंने वो करा दिया। साथ में वक़्फ़ भी उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालाँकि संभल में जो भी मारे गए हैं, वो सारे पठान हैं। तो इसलिए यह भी देखना आवश्यक है, क्या कि पठानों ने तुर्क को वोट नहीं दिया कुंदरकी में और जो भी मारे गए हैं, 4 व्यक्ति, वो सारे के सारे पठान हैं संभल में। तो क्या भई कुछ इसका भी भेद है? क्योंकि जो राज्य सरकार है और जो ज़िला प्रशासन है, वो ये कह रहा है कि वो तमंचे की गोलियों से मारे गए। तो पुलिस पर हमला करने का एक आवरण बना के और पठानों से बदला तो नहीं लिया कहीं ज़ियाउर रहमान पर? ये मेरी आशंका है। इस पर और विचार करके और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। अब जहाँ तक वक़्फ़ की बात है, तो पूरा का पूरा जो अशराफिया वर्ग है, वो बहुत बुरी तरह से न केवल आशंकित है, बिल्कुल एक प्रकार से समझ लीजिए भयभीत है। क्योंकि जो अशराफिया वर्ग जिसने कि पाकिस्तान की डिमांड की थी और पाकिस्तान बनने के बाद यहीं रह गया था, उसके दिलो-दिमाग में सारी की सारी प्लानिंग यही थी कि भई ये वक़्फ़ के माध्यम से हम धीरे-धीरे कब्ज़ा कर लेंगे। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भई एक ये इसमें मुसलमान वक्फ रिपील बिल भी है। भई ये हुआ क्या था कि ये जो मुसलमान वक्फ एक्ट सबसे पहले 1923 में लाया गया था, वो अंग्रेज़ लेके आए थे। वो छोटा-सा एक एक्ट था, मात्र 13 सेक्शन उसमें हुआ करते थे। तो जब 1953 में या शायद 1954 में जब नया वक्फ एक्ट आया, वक्फ एक्ट बनाया हमारे नेहरू जी ने, क्योंकि नेहरू जी के ये बहुत प्रिय लोग थे। सारे मुस्लिम लीगी उन्होंने कांग्रेस में शामिल कर लिए थे और कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बनाने की ओर जो पहला कदम था, वो नेहरू जी ने ही रखा था। तो नेहरू जी के लहराते हुए जो विचार थे, उन लहराते हुए विचार में वक्फ के माध्यम से वो पूरे अशराफिया वर्ग को एक प्रकार से
उपकारित करना चाहते थे और उस उपकार के बदले उनके वोट अपने झोली में रखना चाहते थे। और ये लगातार चला भई 1967 तक तो ये चल ही रहा था। 1967 में ये मामला टूटा जब एक जो पिछड़ा वर्ग है, वो राम मनोहर लोहिया जी और एक जो राष्ट्रवादी वर्ग है, वो उठ खड़ा हुआ 1967 में। तब आपने देखा कि संयुक्त विधान दल की बहुत सारी सरकारें बनी, 7 या 8 प्रदेश चले गए कांग्रेस के हाथ से। अब ये जो वक्फ एक्ट को जो अपोज़ कर रहे हैं, आपने अरशद मदनी को सुना ही था। अब उन्होंने धमकी दी थी कि वो जाएँगे और जाकर टीडीपी और जेडीयू का घेराव करेंगे। कल पटना में यही वक्फ की एक वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में एक बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किया। नीतीश कुमार जी नहीं गए। अब संकेत तो स्पष्ट है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब यह घोषित कर दिया पूरी तरह से कि साहब के वक्फ का कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उनका क्या संकेत है। अच्छा, वो वक्फ का विरोध करके उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सफलता भी हासिल कर ली है, तो उनको ये भी पता है कि उनका जो वोटर बेस है, यानी कि जो हिंदू और जो राष्ट्रवादी हैं, वो पूरी तरह से इस कब्ज़ाखोरी के, इस कब्ज़ा माफिया के विरोध में है। हाँ, कर्नाटका में किसानों का आंदोलन आरंभ हो गया है। इसी तरह से जो क्रिश्चियंस हैं और अन्य हैं, कुछ किसान हैं, वो केरला में, पलक्कड़ में और आपके कोट्टायम पलक्कड़ में और एर्नाकुलम के आस-पास वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से जानकारी हो गई मोदी जी को कि भई उनका जो सबका विश्वास वाला कार्यक्रम था वो फ़ेल हो चुका है और अब बटेंगे तो कटेंगे। जो मोदी जी जो योगी जी वाला जो फ़ॉर्मूला है उसी पर चलेंगे, इसीलिए उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ये नारा दे दिया। मतलब उन्होंने एडैप्टेशन अवश्य कर लिया, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि भाई इसके जो रचयिता थे, वो तो योगी जी ही थे और लोग योगी जी के मुँह से ही बटेंगे तो कटेंगे सुन के पूरी तरह से उत्तेजित, आंदोलित और प्रेरित हो जाते हैं। अब मुसलमान क्या करेगा, दंगे कराने के अलावा? मैं जब कह रहा हूँ मुसलमान क्या करेगा, तो मैं इस उस अशराफिया वर्ग की ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो है, वो अखिलेश यादव जैसे तत्वों के साथ में हैंड इन ग्लव है। कल संभल में जो घटना हुई, उसमें भी मैंने जैसा कहा अभी कि वक़्फ़ भी एक कारण है और ज़ियाउर रहमान बर्क़ जो हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दायर हो गया है, शीघ्र वो गिरफ्तार होंगे। अखिलेश यादव जैसे लोग जो हैं, वो हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं और सीधे-सीधे कह रहे हैं कि साहब कि ये वक़्फ़ बिल जो लाया गया है, ये ऐसे समय पर लाया गया है कि जानबूझकर उकसाने का काम किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये आज से नहीं, ये आप देखेंगे जब पाकिस्तान बना था तो उस समय भी कोई भी बात होती थी, तो कुछ लोग जो थे वो उकस जाते थे। मतलब साहब हमको उकसा दिया गया और उकसाने के बाद तुरंत जो प्रतिक्रिया होती है, उस उन तत्वों की, उस समुदाय विशेष की, वो हिंसा होती है। यानी वो तात्कालिक अगर उनको उकसा दिया जाता है, तो तात्कालिक रूप में ही वो पत्थरबाज़ी करने लगते हैं। मुझे लगता है कि पत्थरबाज़ी के विरुद्ध एक अलग से या तो आईपीसी में सेक्शन लाना पड़ेगा या फिर कोई अलग से कानून लाना पड़ेगा। मेरे विचार से योगी जी को इसमें भी पहल करनी चाहिए और ये पत्थरबाज़ी जो होती है, इस पत्थरबाज़ी के विरुद्ध एक कानून लाके और पत्थरबाज़ों को निरुद्ध करना चाहिए सख्त कानूनों में। और मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो पत्थरबाज़ी विशेष रूप से जो संगठित पत्थरबाज़ी होती है, इस संगठित पत्थरबाज़ी को आतंकवाद के साथ ही परिभाषित किया जाना चाहिए। अब वक़्फ़ पे भी संभल की पहली घटना हुई है और भी घटनाएँ की जाएँगी, लेकिन बस इनकी यही समस्या है कि उत्तर भारत या महाराष्ट्र या जहाँ भी इम्पैक्ट हो सकता है इन घटनाओं का, अब वो पूरा का पूरा इनके हाथ से
चला गया है। हरियाणा में जहाँ पे ये एक घेराबंदी कर सकते थे दिल्ली की, वो भी इनके हाथ में नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है कि स्थिति कैसी है। पश्चिम बंगाल में कुछ करेंगे तो ममता दीदी यदि स्वयं ऑर्गेनाइज़ करेंगी तो वो कर सकती हैं, लेकिन ममता दीदी भी आजकल ठंडी पड़ी हुई हैं, 3-4 महीने से उन्होंने मोदी के विरुद्ध कोई बात कही नहीं है। और बाकी सभी स्थानों पर सरकार जो है वो बीजेपी की है। असम से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेके और आप खाली पश्चिम बंगाल, झारखंड छोड़ दीजिए, उसके बाद उड़ीसा भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। दिल्ली मतलब दिल्ली की पुलिस तो हाथ में ही है ना। हरियाणा, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी। तो भई करोगे तो क्या करोगे? कहाँ पर आंदोलन करोगे जिससे कि कोई इम्पैक्ट पड़े? आप करना चाहते हो आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आपकी पॉपुलेशन ही नहीं है कोई, आप 3-4% की पॉपुलेशन है आपकी। वहाँ पे करोगे भी तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है, तो जो भी किया जाएगा वो कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड माना जाएगा। कर्नाटका में सरकार का स्पॉन्सर्ड माना जाएगा और वहाँ पे तो आप जान रहे हैं कि वक्फ के विरोध में कितना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है किसानों ने। तो भई अब निश्चित रूप से ये वक्फ एक्ट लागू होके रहेगा और वक्फ एक्ट के आगे की जो रणनीति है, वो हमारे भाईजान लोग जो हैं, उसके बारे में सोचें, बजाय इसके कि वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट का पार्लियामेंट रोक के विरोध करने का प्रयास करें। पार्लियामेंट रोक नहीं पाएँगे, यदि हंगामे भी करेंगे और एडजर्नमेंट भी हो जाएगा तो किसी भी दिन उठा के वॉइस वॉइस वोट से वो पास कर दिया जाएगा। इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, कुछ बहस-मुबाहिसा कर लो। बहस-मुबाहिसे में आप जब है अपने वक्तव्य दोगे तो हो सकता है कि आपके जो वोटर्स हैं उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़े और वो सोचें कि आपने कुछ किया। हंगामा करके ना आप रोक पाओगे और ना आपको भाषण देने का अवसर मिलेगा। तो सोच लो, जो होना है वो तो होना ही है। महाराष्ट्र ने संदेश दे दिया है, ना केवल भारत को दे दिया है, पूरे विश्व को संदेश दे दिया है। और आज तो अडानी के शेयर भी वापस 10% बढ़ गए। तो सभी को संदेश मिल चुका है। ये वक्फ की जो जातियाँ हो रही थी, उन पर अब रोक लगेगी, उनके ऊपर अब प्रतिबंध लगेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएँगे और फिर उसके बाद ये प्रॉपरली रेगुलेटेड एक एक्ट बन सकेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।